गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड देन स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट और उसके बाद में पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स को देखा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, एलिमेंटल पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़। तो उसके अंदर में कुछ पॉइंट्स को हमें देखना है, जैसे फंडामेंटल फैक्टर्स आएंगे जो कि डिपेंड करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, मतलब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या होगा। फिर उसी के साथ साथ कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे कि एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ आयनिक रेडियस देखेंगे, आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पॉइंट्स हमें देखने हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो उसके अंदर में कौन कौन से टाइप के पीरियोडिक चेंजेस आते हैं। पीरियोडिक चेंजेस मीन्स क्या होता है कि अक्रॉस, अगर जो हम पीरियड्स में चले जाएं, है ना, पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर में, तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले एलिमेंट्स के जैसे ही होते हैं, क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, तो उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मतलब कुछ पीरियड के बाद में फिर से वही प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे और कुछ एलिमेंट जाएंगे फिर उसके बाद में वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम, अगर से सिंपल एग्जांपल दे दूं, तो जैसे सोडियम के प्रॉपर्टीज़ होंगे इन द सेम वे, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ किसके होंगे, पोटेशियम के होंगे। तो ऐसे ही क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। क्योंकि अगर सोडियम को देखें तो थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं, है ना, और ग्रुप्स में भी अगर से देखें तो एक ही ग्रुप में अगर से जो एलिमेंट्स नज़र आते हैं नियर अबाउट उनके सभी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ वो देखेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट आएगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर उसके बाद देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब याद रखिए बच्चों कि हम जब भी कोई एटम लेते हैं, है ना, जब भी कोई एटम लेते हैं तो एटम लेने के बाद में हमें एक चीज़ नज़र आती है कि इनर में जब देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियस जहाँ पे कहा जाता है, मान लो कि ये न्यूक्लियस है ना, अभी न्यूक्लियस के अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर में हमें एक चीज़ नज़र आती है कि न्यूक्लियस क्या करता है कि न्यूक्लियस के ऊपर में हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर में चार्ज कौन से टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में चार्ज कौन सा होगा बच्चों, ठीक है, कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, है ना, निगेटिव चार्ज होगा ना। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि काफ़ी क्लोज हैं न्यूक्लियस से, है ना, तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी, है ना, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स the distance between nucleus and electrons goes on increasing as the new shell added, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, न्यूक्लियस का जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में जो अट्रैक्शन होगा तो वो कम कम होने लगेगा, है ना, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होने लगता है। जैसे मान लो कि हम भी देख सकते हैं, है ना, जैसे अगर से हम रहने के लिए घर पे हैं तो मम्मी पापा का प्यार ज़्यादा मिलता है ना, और जैसे जैसे हम दूर रहेंगे तो थोड़ा सा प्यार क्या हो जाता है, कम होता है। मतलब कम होता है इन द सेंस
मम्मा के हाथ से खाना नहीं मिलेगा, है ना, चाय पानी नहीं मिलेगा, तो दूर जाने के बाद में ये चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन नज़दीक रहेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही है, एक फैमिली की तरह है ना, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है, उनमें अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि अपोजिटली चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, इन द सेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। अब जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होने लगेगा। अट्रैक्शन क्या होगा, कम होने लगेगा, करेक्ट ना। तो अट्रैक्शन अगर से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को हमें अगर से रिमूव करना है तो ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आउटर शेल से निकलते जाएंगे, है ना। देखेंगे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एक्चुअल जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है ना, एक्चुअल न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना, तो वही एक्चुअल अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे उसको, है ना। क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको ऐसे लिखा जाता है ZEF, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे Z से बता रहे हैं हम लोग। न्यूक्लियर चार्ज किससे बता रहे हैं, Z से बता रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही आगे आगे यहाँ पे ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी ऐसे टाइप में, तो यहाँ पे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन कम होगा। अब अट्रैक्शन जो कम होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इसको अट्रैक्शन नहीं मिल पाता, मतलब डिस्टेंस की वजह से अट्रैक्शन नहीं मिल पाता, है ना। तो और दूसरी चीज़ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में दोनों भी, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से जितना हो सकता है उतना दूर डालने की कोशिश करता है, ठीक है ना, जितना हो सके उतना दूर डालता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्ज महसूस होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे, तो डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कम होने लगता है। डिस्टेंस की वजह से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज की एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, ज़्यादा नहीं कर पाता, है ना, करेगा लेकिन बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, मिनिमम में, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर में नेगेटिव चार्ज में काफ़ी सारा डिस्टेंस है ना। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस होगा, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में, उतना थर्ड में नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर में प्रेजेंट होता है तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, है ना, एक्चुअली, है ना, नहीं कर पाता। लेकिन जितना भी करेगा, है ना, जितना भी पॉजिटिव चार्ज का एक्सपीरियंस ये वाला इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसी को बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, बताइए। द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन is called effective nuclear charge and it is denoted by ZEF. It is denoted by ZEF. ऐसे लिखा जाता है एक्चुअल, क्या लिखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। ओके, आ गया समझ में। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लोअर होगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना, देन एक्चुअल चार्ज। जितना एक्चुअल चार्ज होना चाहिए तो उससे क्या होता है, यहाँ पे लोअर होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, काफ़ी सारा बढ़ता जा रहा है, नया शेल ऐड होते जा रहे हैं। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम आएगा, है ना। इन अदर वर्ड्स, उसी को क्या बोल सकते हैं, देखो, इन अदर वर्ड्स इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये शील्ड क्या करेंगे, तैयार करेंगे, शील्ड करेंगे, मतलब उसको छुपाएंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज से इसको शील्ड करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन को। कौन करेंगे, इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, मतलब एक तरीके से उनको पॉजिटिव चार्ज से दूर रखते हैं। तो उसी इफेक्ट को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट, उसी इफेक्ट को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट।
क्या बोलेंगे इसको, शील्डिंग इफेक्ट, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, उसी को कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग, क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इट इज़ आल्सो कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, उसी को कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। द इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू, क्या लिखा है हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंडिकेटेड बाय Z इफेक्टिव, है ना। तो अब इसको न्यूक्लियर चार्ज को कैसे बता सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इज इक्वल टू Z माइनस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z माइनस इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, ऐसे लिखो, इज इक्वल टू Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस, क्या लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन शील्डिंग को डिनोट किया जाता है Z माइनस सिग्मा, कौन सी साइन, सिग्मा से। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग या शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय अ सिंबल कॉल्ड सिग्मा। तो Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z माइनस क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला Z क्या बता रहा है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, क्या बता रहा है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज बताएगा। Z मतलब क्या होता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ये होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये होगा शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इट इज इंडिकेटेड बाय सिग्मा, क्या बताएंगे, सिग्मा। अब देखिए पीरियड में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पीरियड्स के अंदर में, तो यहाँ पे पर एलिमेंट क्या होगा, +1 क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो +1 से न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय +1, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज्ड बाय +1, क्योंकि क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पीरियड्स में देखते हैं हम लोग हर एलिमेंट से अगले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ता है, 1 से बढ़ता है, तो इफेक्टिव चार्ज कितने से बढ़ेगा, +1 से बढ़ेगा। कहाँ पे, मैं पीरियड्स की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और फ्रॉम अपर टू लोअर इन ग्रुप्स, अपर टू लोअर इन ग्रुप्स इट इज़ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ओके, क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों बताओ, अक्रॉस पीरियड्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना, एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड्स एंड डिक्रीजेस अक्रॉस ग्रुप्स, ग्रुप्स में क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, नीचे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है पीरियड के अंदर में, पीरियड में क्या बढ़ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बच्चों, है ना। और ग्रुप में क्या हो रहा है, शेल ऐड हो रही है ना, ग्रुप्स में क्या होगा, शेल ऐड होती जाएगी, न्यू शेल ऐड होती जाएगी, तो वो डिक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज अमंग्स द ग्रुप, और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा +1 से। आ गया समझ में, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब आगे देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट्स हमें बहुत सारे चैप्टर्स में आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो कंटिन्यू करते रहिए इसको। हो गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब छोटे छोटे चीज़ें
हमें देखने मिलेगी, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगी बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर जो समझ में आ गई आपके तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है वो देखा, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब फिजिकल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको कहा जाता है? जो हम आउटर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, उनकी डेंसिटी हो गई, तो ये क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी शो करते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या क्या देखना है ना, वी हैव टू सी विथ रेफरेंस टू एटॉमिक रेडियस, है ना, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे पॉइंट्स को आगे देखते चलना है। ठीक है, तो उसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में होता क्या है वो देखेंगे। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस मतलब हमें ध्यान में आना चाहिए कि मान लो कि कोई मान लो कि दो, है ना, ऐसे एटम्स ले लिए, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसे है मान लो। ठीक है, यहाँ वाला ये एक एटम है, ये एक एटम है ना। मैं एटम कह रहा हूँ, आइटम अलग होता है ना, आइटम अलग होगा और एटम अलग होगा, है ना। आइटम और एटम में फ़र्क है ना। एटम तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, है ना, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्ट होता है उसी से बनता है ना, जो वो कहते हैं, और आइटम होता है अलग, ITEM। ठीक है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार हो। ठीक है, चलो, तो हमें देखना है एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटम हमने देखा है कि एटम के अंदर में क्या होता है कि एक तो न्यूक्लियस होगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया, फिर आउटर इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो ये एटम का स्ट्रक्चर हम जनरली निकालते हैं, और इसी न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन भी होते हैं, जिसको हम P+ बताते हैं, है ना। और न्यूक्लियस के ऊपर में, न्यूक्लियस बनता किससे है ये पहले देखो। एटम के अंदर में क्या क्या होता है, एटम एक तो होता है इलेक्ट्रॉन जिसको निगेटिव चार्ज देते हैं, दूसरा होता है प्रोटॉन जिसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और एक होता है न्यूक्लियस जिसको हम स्मॉल n से बनाते हैं। और न्यूक्लियस बनता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन जो कि कहाँ पे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम न्यूक्लियस को चार्ज कौन सा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, है ना। अदरवाइज न्यूट्रॉन के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस को हम चार्ज देते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा थर्ड पार्टिकल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है, जो हम आउटर शेल या सबशेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त में बताते हैं। ठीक है, आगे तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि दो एटम के अंदर में जो डिस्टेंस होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन किसके अंदर में, बिटवीन टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स फ्रॉम द एटम ऑफ वन न्यूक्लियस, from the nucleus of one atom to the nucleus of other atom, the distance between nucleus of one atom to the distance between nucleus of other atom, it is called atomic radius। क्या बोलेंगे, atomic radius। मतलब पहले वाले एटम के न्यूक्लियस से दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस। मतलब दो एटम के बीच वाला क्या होगा, डिस्टेंस बताएगा एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक, तो उसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। जैसे मान लो कि डायमंड हमने लिया, और डायमंड के अंदर में हमें पता है कि 99.99% क्या होती है, प्योरिटी होती है डायमंड की, और सभी डायमंड के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्योर फॉर्म में कार्बन होता है। अब कार्बन मान लो कि ये वाला जो हम एग्जांपल बता रहे हैं डायमंड के बारे में बता रहे हैं, है ना। डायमंड के क्या हैं, ये कार्बन एटम्स हैं जो कि डायमंड में प्रेजेंट हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के अंदर में न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस होगा वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे डायमंड के अंदर में हम अगर से मेजरमेंट अगर से देखें तो जो डिस्टेंस आएगा फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू अनदर, तो ये आता है 154 pm,
154 pm। मतलब pm मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ये होगा पिकोमीटर। मैंने आपको बताया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर में कन्वर्जन फैक्टर्स, है ना। लेंथ जो हम क्या करते हैं अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, पिकोमीटर। तो वो डिस्टेंस कितना होता है, 154 पिकोमीटर होता है। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम टू द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड कार्बन एटम इज इन द डायमंड इज 154 पिकोमीटर, है ना। आ गया समझ में। तो ये हो गई हमारी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जैसे मान लो कि एटॉमिक रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये पिकोमीटर में देखा हमने, ओके। तो अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन अगर से हम देखें तो कितने में देख रहे हैं हम लोग, 2 एटम के बीच देख रहे हैं। तो इसको डिवाइड करो 2 से, तो आपको मिलेगा आई थिंक 77। कितना मिलेगा, 77 पिकोमीटर। क्योंकि 2 एटम के बारे में मान लो कि ये फर्स्ट कार्बन का न्यूक्लियस है ना। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग और ये सेकंड कार्बन वाला न्यूक्लियस है ना। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस देखेंगे फर्स्ट कार्बन का, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक का रेडियस देखेंगे सेकंड कार्बन का। तो ये दोनों में न्यूक्लियस से आउटर शेल और न्यूक्लियस से आउटर शेल, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो रहा है, टोटल 154 पिकोमीटर हो रहा है ना। तो अगर से हम एक एटम के लिए अगर से निकालना चाहे तो उसको क्या करना है, ये दोनों के लिए 154 है, तो सिंगल के लिए क्या होगा, 77 पिकोमीटर होगा। तो मतलब कार्बन का एटॉमिक रेडियस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है, 77 पिकोमीटर, ठीक है। अब वैसे ही हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मान लो किसके अंदर में, बेरिलियम के अंदर में मान लो, ठीक है। बेरिलियम के अंदर में, अब बेरिलियम के अंदर में 2 एटम के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है ना, बेरिलियम एटम में, तो ये मैंने फर्स्ट वाला निकाल दिया, ये सेकंड वाला निकाल दिया। ये बेरिलियम है हमारा, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है सेकंड बेरिलियम एटम का, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस होता है 224 पिकोमीटर। कितना होगा बच्चों, 224 पिकोमीटर। तो अब इसको अगर से हमें एटॉमिक रेडियस अगर से निकालना है तो एटॉमिक रेडियस ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखो, एटॉमिक रेडियस ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम लोग, बेरिलियम बी, है ना, इज इक्वल टू 224 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय कितने एटम्स में निकाल रहे हैं, 2 एटम्स में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा कितना, 100, बताइए 12, कितना मिलेगा, 112 मिलेगा, है ना, 112 पिकोमीटर, ठीक है। तो इसी को कहेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 112 पिकोमीटर। अब ऐसे ही क्लोरीन का भी निकाल सकते हो, है ना। तो क्लोरीन का अगर से हम देखें तो मेजर करने पे हमें मिलता है 198 पिकोमीटर। कितना मिलेगा क्लोरीन का, दैट मीन्स Cl2 मोलिक्यूल का 198 पिकोमीटर। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, आपको क्या होगा, मिलेगा, क्या मिलेगा, 99 पिकोमीटर। क्लोरीन का कितना मिलेगा, एटॉमिक रेडियस 99 पिकोमीटर। हमने क्या किया, एक एटम के न्यूक्लियस से, है ना, उसके आउटर रेडियस तक और दूसरे एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर ऑर्बिट तक हमने ये दोनों के डिस्टेंस को ऐड किया, फिर उसको 2 से डिवाइड किया, तो हमें मिला क्या, सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस मिल गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस, जो कि मेजर किया जाता है पिकोमीटर में। आ गई बात समझ में, ठीक है, ओके। तो ये हो गई एटॉमिक रेडियस। तो हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट 1/2, है ना, एक का। अब ये पूरे को अगर से एक मान लें, है ना, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक, 1/2 ऑफ द न्यूक्लियस, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent atom of a metal or 2 single bonded atoms, है ना, 2 single bonded atoms ऑफ अ नॉन मेटल। मतलब मेटल और नॉन मेटल के जो 2 एटम के बीच का डिस्टेंस होगा, तो उनको क्या करेंगे हम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को चेक करेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस, है ना। तो कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent atoms ऑफ अ मेटल और
टू सिंगल बॉन्डेड एटम्स ऑफ अ नॉन मेटल, इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ओके चलिए, तो अभी नेक्स्ट हमें आगे भी देखते चलना है ना। एटॉमिक रेडियस को हम पिकोमीटर में क्या करते हैं, चेक करते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ें। अब आएगा आयोनिक रेडियस, है ना। और याद रखिए कि जितना एटॉमिक रेडियस, है ना, जितना एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना, तो क्या होगा, रेडियस जितना छोटा रहेगा तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच ज़्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जितना डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा। अगर से हम देखें तो एटॉमिक रेडियस अक्रॉस पीरियड, अगर पीरियड के बारे में अगर से देखें, है ना, पीरियड्स के बारे में, मतलब लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, तो वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। मतलब पीरियड्स में क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन ग्रुप्स में क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन पीरियड्स एंड इंक्रीजेस इन ग्रुप्स, इंक्रीजेस इन ग्रुप्स। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में, है ना। तो क्यों होगा, क्योंकि ग्रेटर, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में, और उनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, छोटी छोटी होती जाएगी। ठीक है, ओके। अब पीरियड में क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आने लगता है, मतलब न्यूक्लियस को आउटर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो एकदम आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को, इंटर जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको उतना इफेक्ट न्यूक्लियस का नहीं हो पाता, है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, या उसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं हम लोग। तो इनकी वजह से इसके ऊपर में इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, पीरियड्स में क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको मैटर करता है। ठीक है, और ग्रुप्स में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होने लगता है, बढ़ते बढ़ते जाता है। ठीक है, ओके। तो जितना बढ़ते बढ़ते जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना एटम की साइज़ क्या होगी, छोटी होगी, और इसी की वजह से ग्रुप्स के अंदर में एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है ना, और इसके अंदर में कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एटॉमिक रेडियस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट देखना है हमें, आयोनिक रेडियस देखना है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।